नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। तो हम आज जो आपकी एग्ज़ाम होगी जून में, ठीक है, बीएड स्पेशल एजुकेशन जो एग्ज़ाम जून में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी, 20-21 तारीख से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो पेपर नंबर आपका है फर्स्ट ईयर का कॉमन पेपर फॉर पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन है छोटे आप अति लघुत्मक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे, उनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। कुछ 20-25 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने जो साथी हैं सभी उनके साथ इसको शेयर करना, ताकि सभी को मदद मिल सके एग्ज़ाम में, सबका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, अभिवृद्धि की प्रकृति में विशेषता बताइए। अभिवृद्धि की प्रकृति विशेषता क्या है? पहली अभिवृद्धि क्या है? एक प्रकृति क्या है? प्रक्रिया है। दूसरा है, मानव विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है, परंतु अभिवृद्धि एक निश्चित अवधि तक चलती है। जो विकास की प्रक्रिया क्या है? जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, वहाँ से उसके जीवन पर्यंत जब तक उसकी मृत्यु होती है, आखिरी सांस उसका चलता रहता है विकास। परंतु जो वृद्धि है, वृद्धि या अभिवृद्धि एक निश्चित अवधि तक 18 से 20 वर्ष तक चलती है। अगला क्वेश्चन है, विकास से क्या तात्पर्य है? विकास का तात्पर्य किसी चीज़ की कार्यात्मक क्षमता में परिवर्तन से, जैसे कि उसकी सीखने, संचार करने और पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता। ये क्या है? विकास कहलाती है। विकास व्यक्ति का गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। एक प्राकृतिक विकास जो क्या है, मतलब इसमें व्यक्ति का कई तरह का विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मतलब कंटिन्यूटी चलता रहता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विकास को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब हरलोक ने एक परिभाषा दी है, उसको पढ़ लेते हैं। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य और परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये विकास से क्या होता है? व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और इसकी नई नई योग्यताएं प्रकट किसके द्वारा होती है? विकास के द्वारा ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए। मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। मानव विकास की प्रक्रिया क्या है? जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास में एक अंतर। तो आप अभिवृद्धि विकास में वृद्धि तो निश्चित समय के लिए होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप वृद्धि और विकास में वृद्धि और विकास भी कह सकते हैं इसको, और अभिवृद्धि और विकास भी कह सकते हैं। भाषा में किन पहलुओं को शामिल किया जाता है? भाषा होती है, भाषा में कौन कौन सी पहलू होते हैं वो शामिल करते हैं? ध्वनि को शामिल करते हैं, शब्द को शामिल करते हैं, वाक्य को शामिल करते हैं और अर्थ को शामिल करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? जो बुद्धि परीक्षण है वो शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। भ्रूण की अवस्था कब तक रहती है? भ्रूण की अवस्था गर्भावस्था, निषेचन से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक रहती है। प्लेसेंटा का क्या कार्य है? प्लेसेंटा भोजन और ऑक्सीजन को विकासशील जीव तक पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पाद को बाहर निकलने का क्या करती है? कार्य करती है। अगला है, दूसरे महीने में शरीर में किस अंग का निर्माण होता है? तो दूसरा महीना होता है, उसमें शरीर में किस अंग का निर्माण होता है? दूसरे महीने में आँख का, कान का, नाक का, जबड़े का और गर्दन का निर्माण होता है। दूसरे महीने में आँख, कान, नाक और जबड़े का क्या होता है? और गर्दन का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला है, 2 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की शब्दावली कितने शब्दों तक हो सकती है? 2 साल की उम्र तक शब्दावली आंसर 50 से 100 शब्दों के बीच हो सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला, किशोर अवस्था में किस वर्ष के बच्चे
को शामिल किया जाता है। किशोरावस्था में जो 11 से 20 वर्ष के बच्चों को किशोरावस्था में शामिल किया जाता है, लेकिन वैसे अमूमन 14 से 18 मानिए किशोरावस्था। किशोरावस्था शब्द कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है? किशोरावस्था शब्द लैटिन शब्द एडोलेसेरे से लिया गया, जिसका अर्थ है परिपक्वता में विकसित होना। बच्चा क्या है, परिपक्वता में क्या विकसित होने की ओर अग्रसर होता है किशोरावस्था में। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के निष्कर्षों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है। यह शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला है शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। कोरोना के अनुसार करते हैं हम। शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन और क्या करता है, व्याख्या करता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के जो भी सीखता है उसके अनुभव का वर्णन और क्या करता है, व्याख्या करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा? E.A. पील द्वारा कहा गया। शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य बताइए। शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है शैक्षिक वातावरण प्रक्रिया में विद्यार्थी के व्यवहार को समझना। शैक्षिक वातावरण प्रक्रिया में विद्यार्थी के व्यवहार को क्या है, समझना। अगला है अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने व्यवहार में वांछित संशोधन करना। अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने व्यवहार में क्या करना, वांछित संशोधन करना। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति बताइए। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति शिक्षार्थियों के व्यवहार, भावनाओं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने में क्या होती है, निहित होती है। शिक्षार्थियों के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक प्रक्रिया को समझने में क्या होती है, निहित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के दो प्रमुख कार्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है। ठीक है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रमुख क्षेत्र शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और मानव व्यवहार। अगला है प्रयास व त्रुटि सिद्धांत का शिक्षा में महत्व बताइए। इस सिद्धांत में सीखने की क्रिया क्या होती है, सरल हो जाती है। अपन कोई भी प्रयास करते हैं किसी भी कार्य करने के लिए तो उसमें क्या गलती अपन से होती है। इस सिद्धांत में सीखने से क्रिया क्या होती है, सरल हो जाती है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, जो आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। आप किसी भी कार्य को करके सीखते हो तो उसका वो ज़्यादा देर तक स्थायी रहता है। सीखने का मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक ने उप अधिगम सिद्धांत में कितने नियमों का उल्लेख किया है? 3 नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। किसी भी आंशिक क्रिया का नियम से क्या तात्पर्य है? इस नियम के अनुसार किसी भी समस्या के हल के लिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और आर्थिक क्रिया के माध्यम से समस्या को हल किया जाता है। पावलो ने अपने प्रयोग किस पर किया? पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया, अपने पालतू कुत्ता था उसका, उस पर इसने क्या प्रयोग किया पावलो ने। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस पर आधारित है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है व्यवहार पर आधारित है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? V.F. स्किनर ने दिया। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। तो ये कुछ 27 क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने आपको करा दिए हैं और आगे भी इसी तरह सभी जो पेपर हैं उनके आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है। अब PDF अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है स्पेशल एजुकेटर गौरव, ठीक है, ये देखो नाम स्पेशल एजुकेटर गौरव, वहाँ उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वहाँ से ज्वाइन कर ले। और किसी प्रकार के आपको कुछ भी
नोट्स वगैरह चाहिए तो ये मेरा नंबर है, ठीक है। नोट्स का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री में दिया जाएगा। 820-943-2708 ये मेरा नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हो, आपको फ्री में नोट्स मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।